नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करेंगे बदायूं पे। उत्तर प्रदेश स्थित बदायूं में 2 बच्चों के मामले में अब तक सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी ने जहां आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले को सियासी तूल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इस दोहरे हत्याकांड पर बदायूं मामले पर सपा मीडिया सेल ने बीजेपी के खिलाफ पोस्ट किया है और इस पोस्ट में भाजपा को जिम्मेदार ठहराया गया है और सपा के इस पोस्ट में सोशल मीडिया यूजर्स भड़क रहे हैं। ये वाकई एक दुर्घटना जो है, बहुत दर्दनाक दुर्घटना है, जिस पर अब हमारे देश के राजनेता सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और हत्या के गुनहगार एक साजिद नाम का गुनहगार है जिसका एनकाउंटर कर दिया गया है और वहीं जावेद नाम का एक गुनहगार और है जो फरार हो गए हैं। लेकिन ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है कि आखिर ये जो केस है ये किस लिए ये केस आखिर किस लिए खुला, ये हत्या का मामला किस लिए सामने आया, जबकि परिजनों का कहना है, घर के मृतकों के परिजनों का ऐसा कहना है कि कोई भी ऐसा निजी संबंध नहीं था या कोई भी ऐसा कोई रंजिश नहीं थी, पुरानी रंजिश जिसके चलते ये मामला होता। लेकिन अब सवाल एक खड़ा हो गया है कि आखिर ये जो साजिश है, हत्या की साजिश किसने रची और ये निर्मम बच्चों की हत्या कर दी गई है, आखिर इसके पीछे का हाथ कौन है। यहां तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से सपा ने लगातार हमला किया है बीजेपी पे। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला किया है, वहीं उसके बदले में कई सारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनका बयान सामने आ रहा है। सपा के बयान पर जनता जो है आक्रोश से भरी हुई है। उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सारा का सारा खेल प्रशासन का है। प्रशासन को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रशासन मौके पर मौजूद होती तो ऐसा काम ना होता, ऐसी दुर्घटना ना घटती, निर्मम तरीके से बच्चों की हत्या ना होती। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ट्वीट दिखा देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है, वहीं ओम प्रकाश सिंह ने और कई सारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं सबका ट्वीट आया है इस पे और सब भड़के हुए हैं इस हादसे के बाद से ही। आपको बताते चलें कि इस पे बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। सपा जो है बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है कि ये खेल है, बीजेपी इसको सियासी तूल दे रही है, बीजेपी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवा रही है, सपा का ये कहना। और इसी पर अखिलेश यादव का भी बयान आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की अकेले की लड़ाई है, वो जनता के बारे में नहीं सोचती है। उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी सिर्फ सियासत के बारे में सोचती है। अगर प्रशासन को इस हादसे की जानकारी पहले होती तो कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाता, लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल देखा जा रहा है। और यहाँ ट्वीट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बड़े नेताओं ने इस पर ट्वीट किया है और उनके ट्वीट के नीचे कई सारे सोशल मीडिया हैंडलर्स ने ट्वीट करके अपनी भड़ास निकाली है इस मामले पर और इंसाफ मांग रहे हैं दोनों बच्चों के लिए। मामला कुछ यूं था कि जब दोनों बच्चे खेल रहे थे तो उनके घर के आगे ही वो दोनों आरोपी रहते थे। वो घर पर आए, 5,000 रुपए की मांग की, उसके बाद छत पे ले गए बच्चों को और निर्मम तरीके से उस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और इसी पर नेताओं के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर ट्वीट किया है कि बच्चों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब इसी विषय पर और तमाम जानकारी के लिए योगेश सोनी जी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, ये पूरा मांजरा क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुजरिम आते हैं घर पर, बच्चों से चाय मांगते हैं, 5,000 रुपए मांगते हैं, उनको छत पर ले जाते हैं और फिर हत्या कर देते हैं। आखिर ये मामला क्या है? देखिए, ऐसा है कि इसको हम किसी राजनीतिक मामले से प्रेरित नहीं मानेंगे। ये एक मानसिक दिवालियापन होता है कि आखिर उसने उन बच्चों को क्यों मारा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5,000 रुपए वो मांगने आए थे,
लेकिन यदि वो 5,000 रुपए नहीं कोई दिए उस समय, या कोई बात रही, या कोई भी ऐसा मामला रहा, तो उनको इस तरीके से जो इन्होंने मारा है, तो इसके पीछे अभी व्यक्तिगत जो प्रतिद्वंदता है, कोई दुश्मनी है या कोई और बात है, वो अभी समझ नहीं आई कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ऐसी बात रही होगी, तो किसी का जो अगर उसको हमला करना था या कोई द्वंद्वता या दुश्मनी निकालनी थी, तो उसके पिता से निकालता। लेकिन इससे छोटे बच्चों को मार के साजिद ने और उसके भाई ने जो भी कृत्य करा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि इससे बड़ी पीड़ा होती है जिन बच्चों का अभी जीवन शुरू होना था और जिन बच्चों को अभी लाइफ में बहुत जिंदगी पूरी उनकी पड़ी हुई थी, उनको इसके चलते मार देना, ये आपके दिमाग का दिवालियापन बताता है। कुछ लोग इसको धर्म के चश्मे से भी देख रहे हैं, कुछ लोग इसको राजनीति से प्रेरित होकर भी देख रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि इसको ना धर्म के चश्मे से देखा जाए, ना राजनीति से प्रेरित देखा जाए। इसमें एक बात समझ में आती है कि साजिद और जो उसका भाई है, उन्होंने जिस तरीके से ये हरकत को अंजाम दिया है, ये साफ साफ बहुत, जिसको बोलते हैं कि मतलब इसके लिए शब्द हमारे पास खत्म हो गए कि ऐसे लोगों के लिए तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि एक एनकाउंटर में मारा भी जा चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम एक ही बात कहेंगे कि ऐसे लोग जो हैं, इनकी व्यवहारिकता को पहचानने के लिए जीवन में सतर्क रहना जरूरी है कि किसी के साथ इतना कंफर्ट नहीं होना चाहिए कि आपको भविष्य में उससे दिक्कत रहे। घटनाक्रम क्या है, अभी थोड़ा सा समय और लगेगा कि इसकी आंतरिक सच्चाई क्या है। बाहरी तौर पे जितना अभी मीडिया पे जितना अभी हम वहां पर देख रहे हैं, जितना वहां की मीडिया कवरेज कर रही है, जो पुलिस से बातचीत हुई है, ऊपरी तौर पे तो उसने कहा है कि उसने ऊपर जाके मार दिया। उसका कारण क्या है, या उसने किस निजी वो अपनी मंशा के चलते मारा है, ये अभी देखना बाकी है। बाकी ऐसी घटनाक्रम पे बस यही मन से निकलता है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें जिनका ऐसा व्यवहार होता है और वो मानसिक पीड़ित होते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। लेकिन योगेश जी, परिवारजनों का ऐसा कहना है कि बच्चे जो थे और उनके परिवार वाले थे, वो जो मुजरिम थे, उनका सैलून था उनके घर के आगे ही, आना जाना लगा रहता था। लेकिन फिर ऐसा दिमाग में, मुजरिमों के दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो बच्चों की हत्या कर दी? मतलब ऐसा कोई रंजिश भी नहीं थी, पुरानी रंजिश भी नहीं थी ऐसी कोई? देखो, अभी कुछ सामने नहीं आया। अगर आप बात करें कि केवल वो पैसे मांगने गया, उन्होंने पैसे मना करे होंगे तो बच्चों को मारा होगा, क्योंकि बहुत छोटी बात पे जब कोई हत्या करता है तो हत्या के पीछे दो कारण होते हैं। एक, पहला ये कि वो उससे बहुत पहले से दुश्मनी पाले बैठा है, या उसको उसकी कोई बात बुरी लग गई जिन्हें मौका देख के ये अंजाम करा होगा। अगर आप मेरे से उधार पैसे मांगते हो तो मैं आपकी हत्या नहीं कर दूंगा, आपको मना कर दूंगा या आपको डांट डपट दूंगा। दूसरा ये कि ये दिमाग का दिवालियापन भी हो सकता है कि इसने मुझे मना करी और तुरंत इंस्टेंट मैंने जो है इस पर हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि इसकी अभी ऊपरी तौर पर हमारे सामने पिक्चर आई है, अभी हमारे सामने जो आंतरिक मामला है वो खुलकर नहीं आया है। क्योंकि एक का एनकाउंटर हो गया और दूसरे के विषय में अगर हम बात करें तो वो अभी फरार है। लेकिन योगेश जी, किस हद तक ये सही है इसको सियासी तूल देना, एक सियासत से जोड़कर इस मामले को देखना? क्योंकि एक तरफ वो बच्चों के परिवार वालों के बारे में सोचना चाहिए, तो एक तरफ नेता अपनी सियासत अपनी खेल रहे हैं यहाँ। देखिए, ऐसे में सियासत करना निश्चित तौर पे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी का कोई गया है तो वहां पर उसकी संवेदनाएं देने की बजाय जो नेता सियासत करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। सियासत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हमारे देश में, अभी चुनाव होने वाले हैं, जो मुद्दे हैं उस पर तो कोई बात करता नहीं है। और ये हादसे पर आप उसको धर्म का चश्मा या आप उसको राजनीतिक चश्मा पहनाएंगे, तो मैं इस बात से बिल्कुल गुरेज रखता हूं कि इन सब चीजों के बीच में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल। फिर अखिलेश यादव क्यों बीजेपी पर हमला कर रहे हैं कि ये बीजेपी की जिम्मेदारी थी? और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि प्रशासन अगर पहले इस पर और सख्त हो जाता, प्रशासन को पता लग जाता इस पर, या पुलिस वालों को पहले से पता लग जाता, तो ये आज ये दिन ना देखना पड़ता उनके परिवारजनों को। हादसे से पहले पुलिस वालों को कैसे पता लगेगा? या तो उन्होंने पहले आपस में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट कराई हो, तब भी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि पहले कोई हादसा कर दे, किसी का मर्डर कर दे, तो पुलिस को कैसे पता चलेगा? देश में पुलिस की संख्या कितनी कम है, जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, एक एक आदमी पे पुलिस की जनसंख्या का कम होना, ये आप और हम भली बात ही जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसको इन घटनाओं से ना जोड़ के देखा जाए। लेकिन आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, उनके व्यवहार से आपको सतर्क रहना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति आपके रिश्तों में, आपके आसपास पड़ोस में है, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो आपके जीवन में इस तरीके की क्षति पहुंचा सकते हैं। चलिए योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हमले के बाद पलटवार करते हुए सोमवार यानी कि 18 मार्च को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने आसुरी शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात की है, जिससे कि बीजेपी और प्रधानमंत्री बिलबिला गए हैं। राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपने बयान को समझाने की पूरी कोशिश की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भाई राहुल गांधी के बचाव में वो उतरी है और पलटवार में पीएम मोदी पर देश की जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उधर बीएसपी से निलंबित चल रहे सांसद दिनेश अली ने कहा है कि शक्ति का उदाहरण सोनिया गांधी से लीजिए। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए मास्टर हैं और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है। नौजवान निराश हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से लोग अपना घर छोड़ रहे हैं और घर नहीं चला पा रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी ने लाखों उद्योग चौपट कर दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है विपक्षी नेताओं के बयानों को घुमा फिरा कर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब इसी विषय पर हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। आज के दिन इसी विषय पर हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अमित जी, ये पक्ष विपक्ष की तकरार जारी है राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो एक चुनाव से पहले भटकाना चाह रहे हैं विपक्ष को। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव के देखा जाए, जिस प्रकार से घोषणा के बाद कहीं न कहीं जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, चाहे मोदी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें। जिस प्रकार से वाले बयान पर कहीं न कहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्विटर पर जो पोस्ट आई थी, जिसके बाद चाहे वो प्रियंका गांधी हो कि या राहुल गांधी हो, वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो है मेन मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है और जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। जो लोग हैं मेन मूलभूत सुविधाएं जिनको चाहिए, उन मुद्दों पर भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। तो लगातार देखा जाए इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए राहुल गांधी का कोई भी ऐसा बयान होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको कहीं न कहीं उस हिसाब से कर देते हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर वो कटाक्ष मारने लगते हैं। तो कहीं न कहीं इसके बाद राजनीति की बात करें तो कहीं न कहीं जरूर गर्माती हुई नजर आ रही है और लगातार जो है इसको लेकर बयानबाजी भी अब शुरू हुई। गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की जो बातों में, एक उनके शब्दों में कोई जादू है जो जनता को अपनी तरफ खींच लेता है। क्योंकि जब हालांकि राहुल गांधी ने नारी शक्ति के ऊपर या नारियों के ऊपर ऐसा कुछ कहा नहीं था जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने उसको जनता के आगे रखा अपने जनसभा में। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए प्रधानमंत्री कहीं न कहीं इस नारी शक्ति वाले शब्द को लेकर कहीं न कहीं उस हिसाब से नारी शब्द जोड़ दिया और कहीं न कहीं जनता को उस तरह से संबोधित करने लगे। तो कहीं न कहीं उनके बयानों पर एक ऐसा जादू होता है जिससे जनता को कहीं न कहीं मोहन करने वाला होता है कि, लेकिन उनके बयानों पर देखा जाए तो कहीं न कहीं लगातार विपक्ष जो है हमलावर रहता है। राहुल गांधी को चाहे वो बयान हो या फिर विपक्ष की बात करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा बयान देते हैं तो इसको लेकर राहुल गांधी हमलावर होते हैं। लेकिन इस बयान पर देखा जाए तो कहीं न कहीं सियासत जरूर गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव है और कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो है विपक्ष जब बयान देता है तो वो कहीं न कहीं फुलजोर कसर नहीं छोड़ती उसको तोड़ मरोड़ कर किसी तरह से बताने का काम किया जाए। लेकिन जब विपक्ष कोई ऐसे प्रश्न उठाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको इस हिसाब से लेते हैं और जनता को ऐसे जोड़ कर करते हैं। लेकिन और देखा जाए तो ऐसे बयानों पर लगातार चुनाव को देखते हुए तो बयानबाजी शुरू हो जाती है, जुबानी जंग शुरू हो जाती है, एक्स पर पोस्ट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि सरकार जो मेन मुद्दे हैं उन पर भटकाने के लिए ऐसा सब कुछ करती हुई नजर आती है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज है जो कि सामने आई है, जब 2019 में चौकीदार की बात आई थी कि प्रधानमंत्री चौकीदार है, अब परिवार वाली बात आई, लालू प्रसाद यादव ने मंच पे खड़े होकर मोदी के परिवार का जिक्र किया, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उसको सकारात्मक तरीके से ले गए और उन्होंने जनता के आगे रखी। और अब राहुल गांधी की बात, हालांकि राहुल गांधी ने बोला नहीं था ऐसा कुछ,
तो फिर इस बार राहुल गांधी की बात को वो नारियों को और जो जनता है उनको खिलाफ करना चाह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम अगर 2019 चुनाव की बात कर लेते हैं और जिस प्रकार से वो बयान बड़ा वायरल हो रहा था कि चौकीदार चोर है, फिर प्रधानमंत्री खुद स्वयं वाराणसी से कह दिए थे कि मैं भी चौकीदार हूं। ये मुद्दा जो है, ये स्लोगन बड़ा ट्रेंड हुआ था कि मैं चौकीदार हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो अपने जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, लिख दिए थे कि मैं चौकीदार हूं। लेकिन जिस प्रकार से 22 चुनाव की बात हम कर लेते हैं, 2022 लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, तो लालू यादव ने परिवार की बात किया था, तो इनका परिवार की बात आई थी, लेकिन उसको भी उस हिसाब से इन्होंने कर दिया कि मोदी का परिवार पूरा देश है। और देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता, बड़े चेहरे हैं, वो भी अपने ट्विटर हैंडल पर या फिर सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उन पर लिखते हैं कि मोदी का परिवार। लेकिन मोदी ने इस बयान को इस हिसाब से कर दिया है कि जनता भी उससे जो है कहीं ना कहीं मोहित होती जरूर नजर आ रही है। वो जनता भी कह रही है कि मैं मोदी का परिवार हूं। तो इसको लेकर लगातार चाहे विपक्ष हो, चाहे तमाम वो जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के दल हैं, वो कहीं न कहीं इसको लेकर कटाक्ष जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको भी कहीं न कहीं राजनीतिक मोड़ भी देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस पर भी परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। अगर एक तरफ पीएम मोदी जनता का ध्यान खींचने का जनता का ध्यान खींचने का पूरा आकर्षण खींचने का वो दम रख रहे हैं, तो उस तरफ जो कांग्रेस है उन पर भी परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। वो भी कहीं चूक नहीं छोड़ रही है कि जनता उन पर आरोप लगाए या फिर कोई और बीजेपी के नेता उन पर आरोप लगाए। जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव आते हैं तो कहीं न कहीं जुबानी जंग शुरू हो जाती है, एक दूसरे पर कटाक्ष करना या फिर देखा जाए ऐसे बयान देना जो कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन जाए। तो परिवारवाद का तो आरोप लगता ही है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। काहे कि लगभग करके इनको देखा गया है कांग्रेस के ऊपर हमेशा परिवारवाद की आरोप लगता है कि परिवार के ही लोगों को जो बड़ा नेतृत्व दिया जाता है तो अपने ही लोगों को दिया जाता, बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता। हर चुनाव में कहीं न कहीं ये मुद्दा उठता है। और इसी की तरह देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार वाला जब बयान आता है उसके बाद कहीं न कहीं सियासत गर्माती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया जाए तो उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं होता है जिससे जनता नाराज हो। वो विपक्ष कोई भी ऐसा अगर बयान देता है तो कहीं न कहीं वो उस बयान को इस नजरिए से देखते हैं और जनता उस बयान से कहीं न कहीं मोदी जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो कोई जोर कसर नहीं छोड़ते हैं जनता को किस तरह से अपने खेमे में लिया जाए। और अगर देखा जाए विपक्ष की बात तो वो कहीं न कहीं अपने ही बयानों में जरूर फंसती हुई नजर आती है। बिल्कुल, लेकिन कई राजनीतिक जानकार ऐसा कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ एक सीक्रेट वोटर हैं पीएम मोदी के लिए। देखिए, अगर पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो हर वर्ग को साधने का काम करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, महिलाओं को संबोधित करने का काम कर रहे थे, महिलाओं को कहीं न कहीं दुर्गा जैसे ऐसे शब्दों से संबोधित किए थे। उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था तो कहीं न कहीं थोड़ी सी महिलाओं को भी राहत देने का काम किया था और जो सिलेंडर के दाम बढ़े थे उन पर भी कहीं न कहीं घटाने का काम किया था। तो देखा जाए तो विपक्ष हो या फिर हर तरह से इनके बयानों को आड़े हाथों लेने का काम करता है। लेकिन विपक्ष की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं न कहीं वो ऐसे बयानों पर इनको ही पलटवार करता है और इनको उस बयानों के जरिए घेरने का जरूर काम करता है, जिसमें ये जो विपक्ष है कहीं न कहीं उसमें फंसती हुई जरूर नजर आती है। तो लगातार चुनाव में देखा जाए तो जुबानी जंग तो शुरू ही है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए हाल ही में चुनाव है, वोटिंग भी शुरू होने वाली है और आचार संहिता भी लग गई है। तो पब्लिक को किस तरह से बयानों के जरिए अपनी तरफ जो है आकर्षित किया जाए, लेकिन जनता है कहीं न कहीं वो सब जानती है और कैसा क्या माहौल है। तो जनता भी इतनी सीक्रेट हो चुकी है कि वो खुलकर भी ऐसा कुछ नहीं बताती है। और देखा जाए माहौल की बात करें तो कहीं न कहीं जो 2024 का चुनाव लोकसभा का 24 में किसके सहारे होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, और जो पीएम मोदी के इस बयान के बाद प्रियंका गांधी ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि पीएम जो है वो बस जनता को भटकाने का काम करते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि हर तरफ मोदी में ही रहे, वो सिर्फ जनता को भटकाने का काम करते हैं। ऐसा कोई बयान नहीं दिया है राहुल गांधी ने जो नारी शक्ति के खिलाफ हो या नारियों के खिलाफ हो। और देखिए, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी का जिस प्रकार से उस पर बयान आया था कि जो है
विपक्ष लगातार उन मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है, जो जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, महंगाई पे बात नहीं करती, बेरोजगारी पर बात नहीं करती, तमाम बड़े मुद्दे पर बात नहीं करती है, लेकिन उस समय ऐसे बयान करती है जिनको जनता को जो है मूलभूत चीजों से जो है भटकाया जाता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो विपक्ष हो या पक्ष हो, जब ऐसे बयानबाजी होती है तो उनके बयान आते हैं, वो उस हिसाब से पेश आते हैं ताकि जनता को अपनी तरफ आकर्षित किए जाएं। वो एक दूसरे पर ऐसे कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। तो चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो कहीं न कहीं ऐसे बयान तो आते ही रहते हैं, और चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आती रहती है। बिल्कुल, इन सब बयानों के बाद ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, उनको जनता की नजर में कमजोर दिखाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से बिहार की बात अगर हम कर लेते हैं, कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन बनाया गया था, नीतीश कुमार बड़े चेहरे थे और उसको जिस प्रकार से तोड़ा गया, तमाम बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, चलिए कहीं न कहीं गठबंधन से नाराज होते हैं और नाराज होने के बाद कहीं न कहीं खेमा बदल देते हैं। तो कहीं न कहीं ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अमित। तो आपने यहाँ सुना कि किस तरीके से पक्ष विपक्ष की तकरार जारी है। देखने वाली बात यह है कि आम चुनाव में कौन सी पार्टी किस पे भारी पड़ेगी, हमारी नजर रहेगी हर बड़ी खबर पर। अब लेते हैं आपसे अलविदा। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।